हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि। और आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास हम लोग ले रहे हैं, लगा रहे हैं आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास। तो उसी की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है मुगल कालीन जो हम वास्तुकला पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन तीनों ने वास्तुकला में अपना क्या योगदान दिया है, किन किन इमारतों का या मस्जिदों का या फिर अपने मकबरे का जो निर्माण कराया है, तो किस किस ने कौन सा कार्य पूर्ण किया, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। जहांगीर अकबर के बेटे हैं, सलीम जिनका बचपन का नाम था। और इनका जो शासन है वो बहुत कम समय के लिए आया था, 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1627 तक, ठीक है। और जहांगीर के शासन में इनकी जो एक पत्नी थी नूरजहां, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 1611 में उनसे विवाह होता है और जब तक इनकी मृत्यु होती है जहांगीर की, तब तक जहांगीर के बैकबोन में वही रहती है, मतलब कार्य सारा जो संभालती हैं नूरजहां संभालती है। और उनका वर्चस्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए। तो जो ये आज हम आर्ट पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर के समय में, ये नूरजहां के द्वारा ही निर्मित है और उनके पिता के लिए समर्पित है, ये जो इमारत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की अवनति हुई। अवनति इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो कार्य अकबर ने इतने जोरों शोरों से शुरू किया था, वैसा जहांगीर नहीं करवा पाए थे। हाँ, जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन जहांगीर थोड़ा सा विलासिता में डूबे रहते थे। तो इसी वजह से, और इनकी एक पत्नी रहती है मानबाई, वो सुसाइड भी कर लेती है परेशान होकर। लेकिन इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा राजकीय कार्यों में संलग्न वाला बिहेवियर नहीं था। ये अधिकतर अपनी ही मस्ती में रहते थे, शराब पीना और हरम में रहना, ये इनके कार्य थे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि उसने चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान दिया। चित्रकला की बात इसलिए हो रही है यहाँ पे कि इनका जो इंटरेस्ट था वो वास्तुकला में नहीं था, चित्रकला में था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चित्रकला का आएगा उसमें हम जहांगीर के आर्ट को पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं वास्तुकला की। तो उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे सहित कुछ उल्लेखनीय स्मारकों के निर्माण की देखरेख की। अब ये जो अकबर का मकबरा है ये कंप्लीट हुआ था जहांगीर के टाइम पे, लेकिन जहांगीर उतना इंटरेस्टेड नहीं था। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इमारतों को बनवाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन ये मकबरे जो हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि राजा अपने शासन के दौरान ही बता देते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे मकबरा चाहिए और वो ऐसा निर्मित होना चाहिए। तो एक तरह से वो लेगेसी चलती आ रही थी कि जो जिसकी डेथ हो रही है उसका मकबरा आगामी पीढ़ी पूरा कंप्लीट करवा ही देती थी। उसने लाहौर में अपने मकबरे का भी निर्माण करवाया था। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि जो भी मुगल शासक यहाँ पे हुए हैं भारत में, दो शासकों की कब्र भारत से बाहर है, भारत की सीमाओं से बाहर है। एक तो है बाबर, ठीक है, उनकी काबुल में है उनकी कब्र। और दूसरे हैं लाहौर में जहांगीर की कब्र। इन दोनों की कब्र यहाँ से बाहर है। अपने शासनकाल के दौरान कश्मीर में शालीमार बाग जैसे अनेक उद्यानों का भी विकास करवाया। शालीमार बाग जो है ये दो हैं मुगल काल के, कंफ्यूज मत होइएगा। जो कश्मीर वाला है ये जहांगीर ने निर्मित करवाया था, और एक लाहौर में है वो शाहजहाँ ने निर्मित करवाया था। उसने लाहौर में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये सब वो बिल्डिंग्स हैं जो एक प्रीफेस उसकी अकबर ने ही रेडी करवाई थी ऑलमोस्ट, मतलब अकबर के का ही विचार था यहाँ पर ये चीज़ें बनवाने का, लेकिन उसको फिर फॉलो कर लिया जहांगीर ने। लेकिन वो जितना, अगर आप देखेंगे अब शाहजहाँ के टाइम पे, जितना ज़्यादा शाहजहाँ इंटरेस्टेड है वास्तुकला में, उतना शायद ही कोई मुगल शासक रहा होगा। क्योंकि उन्होंने आगरे के किले के अंदर भी बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं, और फिर दिल्ली का जो लाल किला है उसके भीतर भी जो 14-15 इमारतें हैं शाहजहाँ के काल में ही निर्मित हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसकी पत्नी नूरजहां ने भी कुछ प्रमुख निर्माण परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया। अब ये नूरजहां जो है ये इनके पिता को समर्पित है, ये एतमाउद्दौला का मकबरा, तो ये इसको ही बनवाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला का मकबरा है यहाँ पे। जो इनके पिता थे उनका क्या नाम था? गयासुद्दीन बेग। और इनको मिर्ज़ा बेग भी कहते थे, मिर्ज़ा की इन्हें उपाधि मिली थी गयासुद्दीन बेग, ठीक है। मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग भी इन्हें कहते हैं। तो उनका ये मकबरा है एतमाउद्दौला का मकबरा, और ये कहाँ पे है? आगरा में है। और ये किस शैली में है? तो ये है पित्रादुरा
शैली में। ठीक है, पित्रदुरा शैली क्या है? पित्रदुरा शैली वो शैली है जिसमें जो डिज़ाइंस हैं, जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनमें कीमती रत्नों का और रंगीन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वो आर्ट पित्रदुरा आर्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्रदुरा आर्ट जो है वो किस मकबरे में इस्तेमाल हुई है? तो एतमाउद्दौला का मकबरा किसको समर्पित है? नूरजहाँ के पिता को समर्पित है, गयासुद्दीन बेग को। और किसने बनवाया है? तो नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। अ, ये पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से बना हुआ मुगल निर्माण का एक पहला एग्जाम्पल है। अब इसमें जो ये लिख रहा है ना कि पूरी तरह से श्वेत संगमरमर से बना हुआ, देखिए लोधी काल में भी सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो पूरी एक बिल्डिंग होती है पूरी तरह से नहीं अभी तक सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। आपने पिछली क्लास में सुना होगा शेख सलीम चिश्ती थे, उनकी दरगाह पे सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, मोती मस्जिद में हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग जो एक पूरी इमारत होती है वैसा नहीं था। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, मान लीजिए बीच का जो पार्ट है सिर्फ इतना सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था, और जो उसकी बाउंड्रीज है वो लाल बलुआ पत्थर से ही बनी हुई थी। तो ये वो बिल्डिंग है जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शाहजहाँ के टाइम पे। तो देखिए शाहजहाँ का जो शासन काल है वो वैसे बहुत ही विपरीत स्थितियों में शाहजहाँ को प्राप्त हुआ था। इनके बचपन का नाम था खुर्रम, और ये चार भाइयों में टसल बना रहा सिंहासन को लेके। एक थे खुसरो, ठीक है, और दूसरे थे खुर्रम, जो बाद में दक्कन नीति पे विजय के दौरान इनका नाम पड़ गया था शाहजहाँ। एक थे परवेज, ठीक है, और एक है शहरयार। अब ये जो शहरयार हैं ये थे लाडली बेगम के हस्बैंड, और लाडली बेगम जो थी वो थी नूरजहाँ की बेटी। तो जाहिर सी बात है कि लाडली बेगम के हस्बैंड का पक्ष लेंगी नूरजहाँ। तो नूरजहाँ ने क्या कहा कि शहरयार को किंग घोषित करो, शहरयार को। ठीक है, परवेज परवेज की साइड में कुछ इनके जो मंत्री होते थे, नियुक्त किए हुए पर्सन्स जो थे, वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे। खुर्रम का विद्रोह किया था महावत खान ने, खुर्रम को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले कि ये राजा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर एक आसफ खान के सपोर्ट से खुर्रम को ही सिंहासन मिलता है बाद में। लेकिन दावेदारी जो है सबसे पहली वो खुसरो की थी, और इसके सपोर्ट में कौन था? खुद जहांगीर भी। ठीक है, तो जहांगीर की हत्या करवा देते हैं फिर खुर्रम, इनकी ये हत्या करवा देंगे। खुर्रम खुसरो की हत्या करवा देते हैं, और फिर उसके बाद शहरयार और परवेज से भी इनका मुकाबला होता है, और लास्ट में खुर्रम को ही सिंहासन मिलता है। अब देखिए इनका जो नाम पड़ा शाहजहाँ, तो वो कैसे पड़ा था? शाहजहाँ इनका नाम पड़ा था जब दक्कन की जो नीति थी जहांगीर की, क्योंकि जहांगीर खुद तो वॉर में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने शाहजहाँ को भेजा था। तो एक तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो विजय है वो एक है कंधार की और एक है अहमदनगर की दक्कन में। तो जो दक्षिण नीति थी मुगलों की, बाबर का उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो पाया। हुमायूं गए थे खान देश तक, लेकिन फिर वो भी वहाँ पर अपने कुछ जो एजेंट्स रहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से रूल नहीं करवा पाए उनके द्वारा। फिर अकबर की नीति रहती है, अहमदनगर बीजापुर खानदेश तक अकबर भी पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद जहांगीर का रोल बहुत कम था साउथ की तरफ। तो फिर अकबर के बाद अगर हम कहें तो शाहजहाँ ही था वो जो साउथ की जो जिनकी नीति सक्सेसफुल हो गई थी। और अहमदनगर की विजय के बाद इनको अहमदनगर की विजय के बाद इनको शाहजहाँ की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, तो जो अब इनको सिंहासन मिला है सारा टसल हो के सब कुछ वॉर हो के, तो 1627 के बाद मिला है। तो मोटे तौर पे आप याद रख सकते हैं 1628 से और 58 तक इनका रूल रहेगा अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके कुछ प्रमुख निर्माण कार्य नीचे वर्णित हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से निर्माण कार्य हैं। शाहजहाँ के टाइम पे सबसे ज़्यादा वास्तुकला पर जोर दिया गया है मुगल काल में। तो इनकी द्वारा बनवाई गई
कुछ कीमती इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हम देख लेते हैं। ताजमहल कौन नहीं जानता, ताजमहल इन्होंने अपनी फेवरेट बेगम के लिए बनवाई थी, मुमताज़, जिनको उपाधि मिली थी, नाम उनका था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। तो देखते हैं, ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह भव्यता और ऐश्वर्य की प्रचुरता का प्रदर्शन करता है। इसका निर्माण अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की स्मृति में करवाया गया था। अब इसमें जो अलंकरण है वो देखिए, सुलेख, अलंकरण के लिए सुलेखन है, पितृदुरा के काम है, अग्र दृश्य तकनीक है। ये अग्र दृश्य तकनीक जो होती है, ये इसको बोलते हैं फोर सेंटर्ड टेक्निक बोलते हैं इसको। तो ये वही है, लेकिन इसमें इसको मैं थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझाती हूँ कि जैसे जो बिल्डिंग है उसको इस तरह से बनाया जाता था कि वो दूर से छोटी दिखती थी, और जैसे जैसे उसके पास जा रहे हैं वैसे वैसे वो लंबी होती जा रही है, मतलब बड़ी होती जा रही है। उसके पीछे इस तरह की टेक्निक यूज होती थी, तो उसको फोर शॉर्टनिंग तकनीक या अदृश्य अग्रदृश्य तकनीक कहते थे। चार भाग शैली के उद्यान के उपयोग और परिसर में पानी के उपयोग सहित मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं विद्यमान है। अब आप देखिए कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताएं बताई थी, उसमें मीनार है, मेहराब हैं और गुम्बद है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या क्या है, इसमें भी देखिए मेहराब है, मुगल काल में जो बनवाए गए हैं, मेहराब इसमें भी है। मीनार पे थोड़ा कम जोर दिया गया है, और इसमें मकबरे भी बहुत बनवाए गए हैं। ठीक है, और थर्ड इसमें फोर शॉर्टनिंग यानी अग्र दृश्य तकनीक है, अग्र दृश्य तकनीक। और इसमें बाग हैं, ठीक है, चार बाग पद्धति जो कि बाबर की देन है, चार बाग पद्धति। और भी आप इसमें नोटिस करते जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं विद्यमान है इसमें, किसमें, ताजमहल में। और ताजमहल में जाली का काम बहुत सर्वश्रेष्ठ है। संगमरमर पर नक्काशियाँ कम उभार वाली हैं। पूरी तरह से ये भी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और किसने बनवाया, किसके शासनकाल में ये बना है, शाहजहाँ के में। और किसके लिए बनवाया गया है, अर्जुमंद बानो बेगम के लिए बनवाया गया है। इसमें चार बाग पद्धति का इस्तेमाल हुआ है और अग्रदृश्य तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहाँ ने अनेक अन्य स्मारकों, उद्यानों और भवनों का निर्माण कराया था। तो वो कौन कौन से हैं, दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, लाहौर का शालीमार बाग है, और शाहजहानाबाद का नगर है। अब देखिए, जो अ, दिल्ली है, दिल्ली की बेसिकली स्थापना बताई जाती है अ, अनंगपाल तोमर के द्वारा, जिन्होंने दिल्ली का नामक नगर के रूप में दिल्ली की स्थापना की। जो मतलब ये मध्यकालीन भारत वाली दिल्ली है, पुराने टाइम की इंद्रप्रस्थ पे हम नहीं जा रहे हैं। तो उसमें ये छः छः और सात लगभग शहर जो जिनकी स्थापना हुई है सल्तनत काल से और मुगल काल तक, उनको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर स्थापना हुई थी राय पिथौड़ा की। और ये किसने किया था, ये किया था अजमेर के चौहानों ने। दिल्ली के भीतर कुछ प्रमुख शहर मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा है सीरी, जिसकी स्थापना हुई थी अलाउद्दीन के समय पे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन। और ये मैं लिख देती हूँ चौहानों के द्वारा, अजमेर के शासक या चौहान। ठीक, फिर इसके बाद आता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, जो जिसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। और फिर फोर्थ में आता है जहांपनाबाद, ठीक है, या जहांपना शहर। इसकी की थी मोहम्मद तुगलक ने। किसने, मोहम्मद तुगलक ने। और फिर आता है फिरोज शाह तुगलक का फिरोजाबाद। किसने स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और फिर लास्ट में अब है ये शाहजहानाबाद, जो शाहजहां द्वारा निर्मित है या स्थापित है।
इसके बाद से फिर ये सिलसिला रुक गया। तो ये 6 प्रमुख शहर हैं दिल्ली में जिनकी स्थापना हुई थी, इन्हें आप याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है मयूर सिंहासन का निर्माण। और मयूर सिंहासन इस अवधि के धातुकर्म के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। अब देखिए, जो दिल्ली का लाल किला है, इसके अंदर 15 इमारतें हैं ऑलमोस्ट, छोटी बड़ी सब मिला के लगभग कितनी इमारतें हैं? 15। इसका जो निर्माण कार्य है वो चला पूरे 10 साल, 1538 से 48 तक। ठीक है। और उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हमीद, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मतलब ये इसके वास्तुकार और निर्माण करता है ये इनके, और किसके शासनकाल में हुआ है? शाहजहाँ के में। ठीक है जी। और 15 इसमें टोटल इमारतें हैं। अब वो ये दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई है, लाहौर का शालीमार बाग भी और शाहजहानाबाद भी। अभी जो दिल्ली का लाल किला है, इसके अंदर वही सब रिपीटेड हैं जो आगरे के लाल किले में है। जैसे वहाँ पे मोती मस्जिद है, यहाँ पे भी है। रंग महल यहाँ पे, जैसे वहाँ पे जहांगीरी महल है, वैसे यहाँ पे एक रंग महल है, मुमताज महल है। और वो किस लिए यूज़ होता था? रंग महल यूज़ होता था शाही औरतों के लिए, उनके रहने के लिए। और जैसे आगरे के लाल किले में शीश महल था उनके प्रसाधन के लिए, उनके अपने रेडी होने के लिए। इसका रंग महल का, दिल्ली के लाल किले के जो रंग महल है उसका, वो भी यूज़ है। तो इस तरह के बिल्डिंग्स जो हैं ये आगरे के लाल किले के समान ही दिल्ली के लाल किले में भी है। मयूर सिंहासन जो है वो दीवाने खास में रखा है। तो यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास वो भी सेम ही है। तो जो दीवाने आम है वो उनके आम अपॉइंटेड लोगों के लिए है, और जो दीवाने खास है वो बहुत ही खास लोगों के लिए। तो वहीं पे ही मयूर सिंहासन रखा रहता था। बाद में अंग्रेज़ों के टाइम पे ही पता नहीं कहाँ गया, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। मयूर सिंहासन इस अवधि के धातुकर्म के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब औरंगजेब पे आते हैं। तो जो औरंगजेब है, इनका टाइम है 1658 से 1707 तक। ठीक है। उसके बाद जब शाहजहाँ का डिक्लाइन हो जाएगा उसके बाद से, तो अब ये औरंगजेब का टाइम है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला की अवनति हुई। कट्टरतावादी होने के नाते उसने कला और स्थापत्य के विकास में कोई सक्रिय रुचि नहीं ली। असल में इन्होंने हरम भी बंद करवा दिया था। ये अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहते थे और बहुत हद तक थे भी। जैसे कोई युद्ध भी हो रहा है तो युद्ध के बीच में भी अगर नमाज का टाइम हो गया तो ये नमाज पढ़ने लगते थे। ये बात सही है। और दूसरा, ये म्यूज़िक से और इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते थे जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो म्यूज़िक को कहते थे बहुत ही मुबाक है, ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन अपने टाइम पे इन्होंने कुछ 2-3 जो निर्माण कराए हैं वो हम देख लेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहादुर शाह जफर, अच्छा ये बहादुर शाह जफर से पहले हम इनकी वो 1-2 बिल्डिंग्स देख लेते हैं, रुकिए। देखिए, ये बता रहे हैं ना कि बहादुर शाह जफर जो इनके बेटे हैं, इन्होंने अपनी माँ औरंगज़ेब की पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बीवी का मकबरा बनवाया था। ये औरंगज़ेब ने ही ये औरंगाबाद में स्थित है, ये औरंगज़ेब ने ही स्टार्ट करा दिया था। कंप्लीट इनके टाइम पे हुआ है। तो इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और उसने अपनी पत्नी की स्मृति में दिल्ली में जीनत महल का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये बहादुर शाह जफर ने। और अब जो ये इनकी बीवी का मकबरा है, रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है, ये ताजमहल की कॉपी है। देखिए, बाएं पे है ये ताजमहल और दाएं पे है बीवी का मकबरा। तो इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल। ताजमहल की फूहड़ नकल। ठीक है। और ये किसके लिए बना है? रबिया उद दौरानी के लिए बना है। रबिया कौन है? औरंगजेब की बीवी है। रबिया है औरंगजेब की बीवी। तो ये उनके लिए बना है। ठीक है। और जो ये हो गया औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में।
और एक इनकी कब्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो औरंगज़ेब की कब्र है वो भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट है, खुलदाबाद। तो वहाँ पे उनकी कब्र है और वो बिल्कुल ओपन यार्ड में बनी हुई, मतलब एक खुला सा आंगन है जिसमें औरंगज़ेब की कब्र बनी है। और उन्होंने खुद उसकी नसीहत दी थी, खुद अपनी वसीयतनामा में वो लिख के गए थे कि उनकी जो कब्र है उसको छत भी ना मिले और वो एकदम खुले में बनी हो, साधारण तरीके से बनी हो, ना कोई बहुत जश्न मनाया जाए किसी चीज़ को लेकर, कोई कोई खर्च ना हो उस तरह का जैसे एक शासक के लिए होता है। मैं बहुत आम मृत्यु चाहता हूँ और आम तरीके से अपनी मकबरे की स्थापना चाहता हूँ। तो वैसे ही रहने दिया गया जैसा औरंगजेब ने कहा था, सेम वही उनके मकबरे के लिए सब इजी मेथड्स यूज़ किए गए। ठीक है जी। मुगल काल के दौरान राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में वास्तुकला की दो शैलियाँ विकसित हुई। अच्छा, अब हम ये सिख शैली और जो प्रांतीय शैली, मतलब ये आने वाली है पंजाब की और राजस्थान की, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। कल को फिर से मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।